Okay, we have seen that many governments or many federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. तो जो भी गवर्नमेंट या फेडरेशंस जो है फॉर्म होती है बाय होल्डिंग टुगेदर, तो उसमें क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है यानी कि और बाकी के जो यूनिट्स है उनको क्या है, इक्वल पावर नहीं दिया जाता है. ओके, तो दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स. तो यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले है यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद जो स्टेट्स गवर्नमेंट है. तो यहाँ पे सारे स्टेट्स को इक्वल आइडेंटिकल पावर्स नहीं है. सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस. कुछ स्टेट्स जो है एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, अलग ही उनका सिस्टम होता है, लॉज होते हैं. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल ही अलग है. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे नहीं चलता है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग ही है जो उनके लिए बना है. मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली. तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे चलेंगे ही नहीं ऐसे लॉज. और ये तभी हो सकते हैं जब भी स्टेट असेंबली का अप्रूवल हो. Now here when we talk about the state assembly, it is a legislature that has one house. तो एक स्टेट असेंबली होती है यानी कि एक स्टेट का एक विधानसभा होता है. तो वहाँ पे जो डिसीजंस लेते हैं उसके अप्रूवल से ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे. Further we see Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here. तो जो लोग इस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं वो यहाँ पे घर या ज़मीन कुछ भी नहीं खरीद सकते. Similar special provisions exist for some other states of India as well. तो ऐसे ही कुछ जो स्पेशल प्रोविजंस है, लॉज है, वो दूसरे स्टेट्स में भी लागू होते हैं. There are some units of Indian Union, यानी कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के यूनियन की, तो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं यानी कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे दे एंजॉय वेरी लिटिल पावर. दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट. तो ये हम यहाँ पे ऐसे स्टेट्स की बात करें, ऐसे एरियाज़ की बात करें जो बहुत ही छोटे हैं एरिया वाइज, जो अभी भी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकते, बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स. और ना ही हम उन्हें किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज कर सकते हैं. Now these areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. ये जो है एग्जाम्पल्स है, चंडीगढ़ है यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप है और दिल्ली है, ये किसी भी स्टेट के साथ मर्ज नहीं है, अपने आप में ये इनको हम पहचानते हैं, तो वो है यूनियन टेरिटरीज. These territories do not have the powers of a state. तो ये जो टेरिटरीज हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो उनके पास स्टेट की कोई भी पावर्स नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट की. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स है इन छोटे छोटे एरियाज़ को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेट करने का. Now further we see the sharing of power between the union government and the state governments is basic to the structure of the constitution. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बेसिस पे जो पावर शेयर हुई है वो बेसिक फॉर्म है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में. Now it is not easy to make changes to this power sharing arrangement. तो ये जो अरेंजमेंट की गई है, पावर शेयर किया गया है, इसको चेंज करना या फिर कुछ भी चेंजेस लाना उसमें वो इजी नहीं है. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. तो पार्लियामेंट अपने आप से जाकर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है. नो इफ़ एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. तो अगर कुछ चेंज करना है तो वो सबसे पहले पास कराना होगा
बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अभी ये बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन से हैं? एक लोकसभा और एक विधानसभा। तो ये विथ एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, तो जितने मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होगा, मतलब उतने लोगों की सहमति अगर होगी तो ही वो आगे पास करेंगे। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो हर एक स्टेट का एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो हर एक एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, अभी सपोज 28 टोटल स्टेट्स है तो एटलीस्ट आधे से ज़्यादा स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स यानी कि ऐसी असेंबली विच हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग दिस। अभी यहाँ पे जो भी हम पास कराना चाहते हैं उसके बिहाफ पे जो लॉज बनते हैं वो एटलीस्ट जितने भी टोटल स्टेट्स है उनके एटलीस्ट हाफ से पास होना चाहिए, यानी कि उनकी अनुमति मिले, रेटिफाइड हो उनसे, तभी जाकर ये चेंजेस हम लेकर आ सकते हैं इन दीज गवर्नमेंट्स। नाउ द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है या फिर प्रोसीजर्स है, कुछ भी काम करना है या फिर काम किस तरीके से हो रहा है या फिर कुछ नए चेंजेस आए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि वो बराबर से लागू हो रहा है कि नहीं, इसमें जुडिशरी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स मेक अ डिसीजन। तो अगर कोई डिस्प्यूट हुआ किसी पावर को लेके कि इस कंट्री या इस स्टेट के जो पावर्स है, अगर उस पर किसी का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि और डिवीजन ऑफ पावर पे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम। तो अभी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है टू रेज द टैक्स, तो रिसोर्सेज रेज करने के लिए टैक्स बढ़ाने का पावर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ताकि उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है स्टेट की और कंट्री को चलाने का, एडमिनिस्टर करने का, वो काम ठीक से चले, इसलिए उनको ये पावर दिया गया है। नाउ वी सॉ इन इंडिया हाउ फेडरलिज्म जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे उसे प्रैक्टिस में लाते हैं। अभी हम देखेंगे ये जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है, मतलब हाउ यू ब्रिंग इट इनटू एक्शन। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि जो प्रोविजंस यानी कि एड्स जो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कर रही है, ये नेसेसरी है ताकि फेडरलिज्म सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब ये प्रोविजंस दे रही है तो वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज़ नॉट merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. तो यहाँ पे जो इंडिया में फेडरलिज्म जो है सक्सीड हो पाया है, वो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हैं उसकी वजह से फेडरलिज्म इंडिया में सक्सीड नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। Now when we talk about democratic politics, what does it mean? तो डेमोक्रेसी हमें पता है, इट इज़ अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों ने ही बनाए, लोगों के लिए है और लोगों के लिए ही काम करती है। तो ऐसी पॉलिटिक्स हमारे कंट्री में है, इसीलिए फेडरलिज्म है सक्सीड हो पाया। बिकॉज ऑफ दिस फेडरलिज्म, this ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and the desire for living together became a shared ideal in our country. तो इन सारी चीज़ों के वजह से एक आइडियल बन गया सबके लिए।
ठीक है, एक एग्जाम्पल बन गया हमारे कंट्री में। नाउ लेट अस लुक कि कौन से मेजर तरीके थे जिसके वजह से फेडरलिज्म हुआ।